Hello everyone, this is me Ambika. Welcome back to another video of LPG यानी कि लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन। और ये हमारा थर्ड चैप्टर का सेकंड पार्ट है। तो इसमें हम ये पढ़ेंगे कि हमें पता है कि जो हमारा जो न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी आई थी 1991 में, उसके 3 पिलर्स थे, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन। अब क्या था कि हमारा जो ईयर जो था 1991, उससे पहले जो हमारे गवर्नमेंट ने जो क्या किया था, बहुत ज़्यादा रिस्ट्रिक्शंस लगा रही थी इंडस्ट्रियल सेक्टर में, जैसे कि लाइसेंस की थी और इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन की थी। इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन में क्या था कि क्वाटा था और आपका क्वाटाज लगा दिया था, टैरिफ्स लगा दिए थे, बहुत ज़्यादा टैक्सेस लगा दिए थे, एक लिमिट दे दी थी कि हम कितने लिमिट में बाहर से इंपोर्ट कर सकते हैं, और ड्रेन था फॉरेन रिजर्व्स का, बहुत सारे रिस्ट्रिक्शंस थी। तो इस वजह से क्या है कि हमारा क्या है, ना तो हम बाहर से इंपोर्ट कर पा रहे थे, ना एक्सपोर्ट कर पा रहे थे। हमने क्या है, अपनी डोमेस्टिक प्रोडक्शन चालू कर दी थी। तो इससे क्या है कि हमारी जो इकोनॉमी की डेवलपमेंट जो है ना, वो बहुत पुअर हो गई थी, वो बहुत ख़राब हो गई थी। हमारी इकोनॉमी जो थी वो क्लोज्ड इकोनॉमी हो गई थी। तब क्या हुआ कि अब हमारी डेवलपमेंट जो थी वो इकोनॉमी की बहुत ज़्यादा पुअर हो गई थी। तब उस टाइम पे हमारे जो फाइनेंस मिनिस्टर जो थे, मिस्टर डॉक्टर मनमोहन सिंह थे, तब उन्होंने क्या किया कि वो आईएमएफ के पास गए, वर्ल्ड बैंक के पास गए कि भाई हमें बहुत ज़्यादा इकोनॉमिक क्राइसिस से फेस करना पड़ रहा है, तो हमें अपनी इकोनॉमी को चलाने के लिए कुछ मनी चाहिए, आप हमें मनी एज अ लोन दे दो। तो वर्ल्ड बैंक ने कहा कि हम आपको लोन तो दे देंगे, हमको किस बेस पे लोन दें, आपको तो दूसरी कंट्री के साथ कोई रिलेशन ही नहीं है, आपको कोई ट्रेड ही नहीं है, तो मैं आप पे कैसे ट्रस्ट करूँ कि मैं आपको मनी दे देता हूँ और आप मुझे रिटर्न कर दोगे। तब मनमोहन सिंह जी ने कहा कि आप ही बताइए कि हम क्या करें। तब वर्ल्ड बैंक ने कहा कि आप हमारे साथ 3 कॉन्ट्रैक्ट साइन करो, 3 कॉन्ट्रैक्ट। तब मनमोहन जी ने कहा कि मुझे पता है कि मेरी इकनॉमी जो है वो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम में है, और अगर मैंने वर्ल्ड बैंक की बात नहीं मानी तो बहुत ज़्यादा बुरा कंडीशन हो जाएगी मेरी इंडिया की। तो उस वक्त पे उन्होंने क्या किया कि वर्ल्ड बैंक से कहा ठीक है, मैं वो 3 एग्रीमेंट पे साइन कर देता हूँ। और वो 3 एग्रीमेंट क्या थे? लिबराइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन। उस टाइम पे उन्होंने ये 3 एग्रीमेंट साइन किए थे 1991 में। इसी को हम कहते हैं अपना न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी, जिसमें हमने 3 एग्रीमेंट साइन किए थे, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन। तो आज की जो हमारी जो वीडियो है, इसमें हम लिबरलाइजेशन को ही पढ़ेंगे कि लिबरलाइजेशन का मतलब क्या होता है। पता है कि मीनिंग ऑफ लिबरलाइजेशन, कि लिबरलाइजेशन क्या होता है? इट मीन्स फ्रीडम और removal of entry and growth restrictions on the private sector। अब क्या था कि हमारा प्राइवेट सेक्टर के ऊपर से जो भी रिस्ट्रिक्शंस हैं उनको हटा देना, उनको फ्रीडम दे देना, ताकि क्या है, हमारे प्राइवेट सेक्टर की भी ग्रोथ हो। अब हमें पता है कि जो हमारा प्राइवेट सेक्टर जो था उसके ऊपर बहुत ज़्यादा रिस्ट्रिक्शंस थी, तो वो अपने पोटेंशियल को शो नहीं कर पा रहा था, वो आगे नहीं आ पा रहा था। तो जब उस पर रिस्ट्रिक्शंस हटी, उसको फ्रीडम मिली, तो उसने क्या किया, अपने पोटेंशियल के अकॉर्डिंग काम किया, जिससे हमारी इकोनॉमी की ग्रोथ हो और इकोनॉमी में बहुत ज़्यादा कंपटीशन आए। तो लिबरलाइजेशन का मीनिंग ये होता है। अब क्या था कि इसके अंडर जो जो रिफॉर्म्स लिए गए थे, इकोनॉमिक रिफॉर्म्स अंडर लिबरलाइजेशन, क्या रिफॉर्म्स लिए गए थे? इंडस्ट्रियल सेक्टर मींस इंडस्ट्रियल से रिलेटेड लिए गए थे। फाइनेंशियल सेक्टर, मनी से रिलेटेड लिए गए थे। टैक्स रिफॉर्म, टैक्स के अंदर सुधार किया गया था। फॉरेन एक्सचेंज रिफॉर्म, ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट पॉलिसी रिफॉर्म, ये 5 रिफॉर्म्स किए गए थे अंडर लिबरलाइजेशन। और आज के इस वीडियो में हम 2 डिस्कस करेंगे, इंडस्ट्रियल सेक्टर एंड फाइनेंशियल सेक्टर। अब आता है कि इंडस्ट्रियल सेक्टर में क्या क्या रिफॉर्म्स किए गए थे। फर्स्ट वन है रिडक्शन इन इंडस्ट्रियल लाइसेंस। पहले क्या था कि अगर हमें अपने बिज़नेस को एक्सपैंड करना है, जो हमारी पुरानी से चल रही हैं, या हमें सेटअप करनी है, अपनी न्यू फैक्ट्रीज़ को सेटअप करना है, तो उसके लिए क्या था कि हमें लाइसेंस की ज़रूरत पड़ती थी गवर्नमेंट से। तो हर एक प्रोजेक्ट में क्या है, हमें लाइसेंस लेना पड़ता था, तो हमारा प्राइवेट सेक्टर आगे नहीं आ पा रहा था। तो उसमें क्या हुआ कि अब उसने क्या किया, इंडस्ट्रियल लाइसेंस को एबॉलिश कर दिया। सिर्फ जो देश के लिए, नेशन के लिए इम्पॉर्टेंट थे, उन्हीं सेक्टर में अलाउ किया गया कि आपको इंडस्ट्रियल लाइसेंस जो है वो इशू कराना पड़ेगा। वो क्या थे? जैसे कि हो गया हमारा अल्कोहल हो गया, सिगरेट्स हो गया, जो भी हज़ार्डियस केमिकल्स हैं, और जो डिफेंस इक्विपमेंट है, यानी कि जो हथियार वगैरह हैं, सेक्टर, ये सब इम्पॉर्टेंट थे। तो इसमें हमें इंडस्ट्रियल लाइसेंस की ज़रूरत पड़ती थी। सिर्फ इन्हीं प्रोजेक्ट्स में आपको इंडस्ट्रियल लाइसेंस की परमिशन लेनी पड़ती थी, और जो भी अदर प्रोजेक्ट्स थे उन पर से इंडस्ट्रियल लाइसेंस अबॉलिश कर दिया गया था।
फिर आता है डिक्रीज़ इन रोल ऑफ पब्लिक सेक्टर। अब हमारा क्या था कि जो हमारी आईपीएस आई थी, इंडस्ट्रियल पॉलिसी रेजोल्यूशन 156, उसमें जो रोल जो था वो गवर्नमेंट का बहुत ज़्यादा हो गया था। उसने सबसे ज़्यादा अपना रोल बढ़ा दिया था कि इंडस्ट्रीज़ में हमारा ज़्यादा रोल रहेगा। लेकिन क्या हुआ, 17 इंडस्ट्रीज़ में ज़्यादा रोल था उनका, उससे हट के उनका अब 3 इंडस्ट्रीज़ में रह गया था, जैसे कि डिफेंस इक्विपमेंट, एटॉमिक एनर्जी जनरेशन और रेलवे ट्रांसपोर्ट। ये 3 चीज़ें थी जो बबली ने कहा था कि ये हमारे अंडर रहेंगी, इस पे प्राइवेट सेक्टर का कोई हाथ नहीं है, वो एंटर नहीं कर सकती हैं। सिर्फ ये 3 हैं जिनमें पब्लिक सेक्टर अपना रोल प्ले करेगी। फिर आता है डी रिजर्वेशन अंडर स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज़, मतलब जो स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज़ में जो भी रिजर्व कर रखी थी चीज़ों को, उनको हटा देना। जैसे कि पहले उनमें लिमिट थी कि आप 5 लाख तक की इन्वेस्टमेंट कर सकते हो, उसको इंक्रीज़ करके अप टू 1 करोड़ तक कर दिया गया। और उनको कुछ कुछ एरियाज़ देते थे कि आप मीन्स इन्हीं इंडस्ट्रीज़ को सेटअप कर सकते हो। तो मतलब जो भी उनके ऊपर रिस्ट्रिक्शंस लगाई गई थी, उनको कहा कि आप एक्सपेंड करो, आपको जो जो बिज़नेस जहाँ जहाँ आप इंडस्ट्रीज़ को स्टैब्लिश कर सकते हो, आप उसको स्टैब्लिश करो, हमारी तरफ से कोई रिस्ट्रिक्शंस नहीं है। तो इनको डी रिजर्व कर देगा स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज़ को। 4th पॉइंट आता है हमारा प्राइस डिटर्मिनेशन बाय मार्केट। इसका मतलब क्या है कि जो भी हमारा जो प्रोडक्ट जो है, उसकी प्राइस जो है वो गवर्नमेंट डिसाइड नहीं करेगी, उसकी प्राइस जो होगी अकॉर्डिंग टू फोर्स ऑफ डिमांड होगा, जिस हिसाब से डिमांड होगी उस हिसाब से उसकी प्राइसेस होंगी। फिर आता है इंपोर्ट ऑफ कैपिटल गुड्स। अब कैपिटल गुड्स क्या होते हैं? कैपिटल गुड्स आर दोज गुड्स विच आर रिक्वायर्ड फॉर द प्रोडक्शन ऑफ अदर गुड्स, जो हमें दूसरे गुड्स की प्रोडक्शन के लिए चाहिए होते हैं। जैसे कि कैपिटल गुड्स हो गए हमारे मशीनरी, टूल्स। अब हम क्या था, हमें फ्रीडम मिल गई थी कि हम बाहर से इंपोर्ट कर सकते हैं अपने कैपिटल गुड्स को, और अगर कोई लेटेस्ट टेक्नोलॉजी है उसको कर सकते हैं, ताकि हमारा भी यहाँ पे इस कंट्री, अपनी कंट्री का, इंडिया का स्ट्रॉन्ग इंफ्रास्ट्रक्चर जो है वो डेवलप हो सके। मोनोपलीज एंड रिस्ट्रिक्टिव ट्रेड प्रैक्टिसेस, मतलब MRTP एक्ट लाया गया, इसलिए लाया गया क्योंकि इसके अंदर 3 कॉन्सेप्ट छुपे हुए हैं। फर्स्ट इज़ मोनोपोली। मोनोपोली का मतलब होता है एक सिंगल सेलर नहीं होना चाहिए मार्केट में, क्योंकि अगर सिंगल सेलर होगा तो उसको कंट्रोल होगा मार्केट में और बायर्स को प्रॉब्लम होगी, वो अपनी ही प्राइसेस रखेगा, प्राइसेस को ज़्यादा रख सकता है। तो इसमें क्या था कि हम दूसरी इंडस्ट्रीज़ को भी चांस दें कि वो भी आए मार्केट में, और इससे क्या होगा, कंपटीशन होगा, रीज़नेबल प्राइस होंगी। एक आता है इसमें रिस्ट्रिक्टिव ट्रेड प्रैक्टिसेस। रिस्ट्रिक्टिव ट्रेड प्रैक्टिस में क्या होता है कि मींस एक पर्सन है, वो शोरूम पे गया, उसने कहा कि हम सैमसंग के मोबाइल में डील करते हैं, और आप अपने शोरूम पे क्या है, अब सिर्फ सैमसंग के ही मोबाइल बेच सकते हो और कोई मोबाइल में डील नहीं कर सकते हो। तो इस चीज़ को रोका गया कि मींस अगर आपको और अदर कंपनीज़ के भी रखने हैं, जैसे Xiaomi का भी बेचना है, एप्पल का भी रखना है, और भी कोई कंपनीज़ के रखने, तो आप सेल कर सकते हो, आप रख सकते हो, बेच सकते हो। तो रिस्ट्रिक्टिव जो था उसको ख़त्म किया गया। एक आता है अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस। अब कुछ इंडस्ट्रीज़ होती हैं, अपने प्रोडक्ट को सेल करने के लिए अच्छी अच्छी एडवर्टीजमेंट्स बनाती हैं, अट्रैक्टिव एडवर्टीजमेंट्स बनाती है, ताकि उनके जो प्रोडक्ट जो हैं वो बिकें, चाहे वो अब हम कंज्यूमर्स के लिए, चाहे वो अच्छे हों चाहे वो बुरे हों, इन सब चीज़ों से उनको कोई मतलब नहीं था। तो जो ये अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस थी, इनको रोका गया, मोनोपोली को हटाया गया, रिस्ट्रिक्टेड ना हो। इन सब को ख़त्म करने के लिए हमारा MRTP एक्ट लाया गया, मोनोपोलीज एंड रिस्ट्रिक्टेड ट्रेड प्रैक्टिसेस। तो जो हमारे जो इसके अंदर इंडस्ट्रियल सेक्टर के अंदर जो जो रिफॉर्म्स बनाए गए थे, दैट इज़ कॉल्ड रिडक्शन इन इंडस्ट्रियल लाइसेंस, डिक्रीज इन रोल ऑफ पब्लिक सेक्टर, और डी रिजर्वेशन अंडर स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज़, प्राइस डिटर्मिनेशन बाय मार्केट, इम्पोर्ट ऑफ कैपिटल गुड्स, मोनोपोलीज एंड रिस्ट्रिक्टिव ट्रेड प्रैक्टिसेस। जो ये हैं हमारे रिफॉर्म्स जो लाए गए थे इंडस्ट्रियल सेक्टर में लाए गए थे। अब हम पढ़ते अपना कि हमारा जो फाइनेंशियल सेक्टर है उसमें क्या रिफॉर्म्स लाए गए थे। जैसे कि चेंज इन द रोल ऑफ RBI, जो RBI का रोल जो था वो चेंज कर दिया गया था। दैट मीन्स पहले वो हमारे रेगुलेटर थे, वही सारे हर चीज़ डिसीजंस को देखते थे, सारे मैटर्स को वही हैंडल करते थे। पर अब क्या गया, उनका रोल जो था वो रेगुलेटर की जगह फैसिलिटेटर कर दिया गया। मीन्स क्या था कि जो दूसरे बैंक्स थे, दे आर अलाउड टू टेक डिसीजंस, अब वो किसी भी मैटर पर डिसीजंस ले सकते थे विदाउट कंसल्टिंग द RBI। तो ये जो था एक मेजर चेंज किया गया था RBI के रोल में। और दूसरा आता है इस्टेब्लिशमेंट ऑफ प्राइवेट बैंक्स। अब क्या है कि प्राइवेट बैंक्स की भी इस्टेब्लिशमेंट हुई, किस पर्पज़ से हुई, इसलिए ताकि कि कंपटीशन आए और कंज्यूमर्स को भी बेनिफिट हो, लो रेट पे उनको भी इंटरेस्ट मिले, लो रेट पे उनको इंटरेस्ट मिलेगा, बेटर सर्विसेज मिलेंगी। और जो हमारा फर्स्ट बैंक जो प्राइवेट बैंक डेवलप हुआ था वो था हमारा HDFC,
और हम आज तो हमारे बहुत सारे बैंक्स हैं, ICICI भी हैं। जो मैं जब पहला बैंक जो था वो हमारा प्राइवेट बैंक स्टैब्लिश हुआ था HDFC। और फिर उसके बाद आता है कि इंक्रीज़ इन द लिमिट ऑफ फॉरेन इन्वेस्टमेंट। अब पहले क्या था कि पहले फॉरेनर्स जो थे वो इंडिया में इंटरेस्टेड नहीं थे इन्वेस्टमेंट में, क्योंकि रिस्ट्रिक्शंस भी बहुत ज़्यादा थी। अब जब उनको लगा कि इंडिया वालों ने तो क्या किया कि दरवाजे खोल दिए हैं, 51% तक इन्वेस्ट कर सकते हैं और रिस्ट्रिक्शंस भी बहुत कम हो गई हैं, तो वो लोग बहुत खुश होके आए और उन्होंने अपना इंटरेस्ट दिखाया कि अब हम अपना पैसा जो है वो इंडिया में इन्वेस्ट करेंगे, क्योंकि हम 51% तक इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट आता है ईज़ इन एक्सपेंशन प्रोडक्ट्स। अब इसका मतलब क्या होता है? बैंक्स वर गिवन फ्रीडम टू सेट अप न्यू ब्रांचेस इन डिफरेंट एरियाज विद द अप्रूवल ऑफ द विदाउट द अप्रूवल ऑफ द RBI। अब इसका मतलब ये था कि मींस हमारे जो बैंक्स जो थे अब वो अपने एरियाज़ में भी अपनी ब्रांचेस जो हैं वो खोल सकते थे बिना RBI के अप्रूवल लिए बिना। अब लोगों को क्या है कि मींस जैसे दूर जाना पड़ता था कि अब अगर एक ही जगह पे है बैंक, हर जगह लोग नहीं पहुंच पाते थे, तो क्या वो कि अब उन लोगों ने सोचा कि अगर हम अगर डिफरेंट डिफरेंट एरियाज़ में अपनी ब्रांचेस खोल लें तो उससे क्या है कि लोग भी जो हैं हम तक आसानी से पहुँच पाएंगे। तो मीन्स ये वाला भी ईज़ कर दिया एक्सपेंशन। तो हम आज की अब जो हमारी नेक्स्ट वीडियो जो है उसमें हम अपना टैक्स रिफॉर्म पढ़ेंगे, फॉरेन एक्सचेंज रिफॉर्म पढ़ेंगे, ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट रिफॉर्म को डिटेल में पढ़ेंगे। तो आपने को जो भी मैंने आपको कंटेंट पढ़ाया है इसका जो भी नोट्स जो है वो आपके लिए डिस्क्रिप्शन में मैंने डाल दिया है। और कोई भी आपकी डाउट्स हो, क्वेरी हो, आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिए। अगर आपको आज की मेरी वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।